नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जीएसटी के नए नए नियम और नई दरें आग में घी डालने का काम कर रही हैं। एक आम इंसान की किचन का बजट तो बिगड़ ही गया था, अब जीएसटी ने एक और झटका लोगों को दे दिया है। जी हाँ, अब आपको ट्रेन टिकट और होटल में कमरा बुक काफ़ी सोच समझकर करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब बुकिंग रद्द करना आपकी जेब पर काफ़ी भारी साबित होगा। अगर आप अक्सर होटल, मूवी थिएटर या फिर ट्रेन की टिकट बुक करते हैं लेकिन प्लान के बदलने पर टिकट को कैंसिल कराते हैं, तो आज की राष्ट्र धर्म में खास चर्चा आप ही के लिए है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कैंसिलेशन सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, जिस कारण इस पर जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने 3 सर्कुलर निकाले हैं जिसमें कई नियमों के बारे में बताया गया है। उनमें से एक कैंसिलेशन से भी जुड़ा हुआ है। नियमों के मुताबिक बुकिंग कैंसिल करना एक प्रकार से डील से मुकरने जैसा है। डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है, यानी अब ग्राहक को जुर्माने पर टैक्स देना होगा। गौरतलब है कि काफ़ी समय से इसे लेकर विवाद भी चल रहा था। अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कैंसिलेशन सेवा से जुड़ा है तो इस कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी देना होगा। इसके मुताबिक ग्राहक ने बुकिंग करते समय जिस दर से जीएसटी अदा किया था, कैंसिल करने पर उसे उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज से जीएसटी देना होगा। अब इसके बाद एक बार फिर से देश में जीएसटी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार के इस फैसले पर आ रही प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार को अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है तो ना केवल जीएसटी के दरों में बदलाव लाने पड़ेंगे, मूलभूत आधार चीज़ों के ऊपर से जीएसटी हटाना पड़ेगा और साथ साथ में जीएसटी के मूलभूत आधार ढांचे में भी बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकें। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार ना केवल आरबीआई से इन सिंक नहीं है इन्फ्लेशन को लेके, वो बेसिक ग्राउंड रियलिटीज से बहुत दूर है। जीएसटी हर मामले में अच्छी है। देखिए, इससे पहले कर की जो व्यवस्थाएं थीं वो बहुत अव्यवस्थित थी। विभिन्न प्रकार के कर थे और हमारे व्यापारी बंधुओं में या हमारे जनमानस में एक कर को लेके भ्रांति थी। कर से लोग डरते थे। लेकिन जब से जीएसटी आया तो सभी प्रकार के टैक्सों को जोड़कर एक जीएसटी फॉर्मेट बनाया गया और यह फॉर्मेट ऐसा है जिसमें एक व्यापारी में पारदर्शिता आई। कर देकर हम देश को भी उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं और व्यापारी बंधुओं में एक जो चोरी होती थी, चकारी होती थी, उसको लेकर भी एक जागरूकता आई है। अब आपने जैसे बात की कि रेलवे में या हमने मूवीज़ के टिकट में कैंसिलेशन पर हम कर देंगे, तो आप यह बताइए कि कभी भी आपने रेलवे में देखा है कि बहुत से ज़रूरतमंद लोग पहले से टिकट करा लेते हैं और वह ऐन वक्त पे जीएसटी कैंसिल करा लेते हैं। लेकिन अगर यही समयबद्ध पर वह टिकट कैंसिल करा ले और टैक्स दें तो उससे जो राजस्व होगा मिलेगा, उससे जनता की भलाई होगी। देखिए, जो टैक्स का पैसा है, आज भी आप जानते हैं कि भारतवर्ष में टैक्स सबसे कम दिया जाता है। यदि हम सभी लोग ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाएं तो निस्संदेह आप बताएं, आपके टैक्स से ही केंद्र सरकार द्वारा जो आज ट्रेन के टिकट के बुकिंग के बाद कैंसिलेशन पर, मूवी सिनेमा घर में टिकट बुक कराने के बाद कैंसिलेशन पर और होटल बुकिंग के बाद कैंसिलेशन पे जो जीएसटी लगाया है, ये बहुत बड़ा जनता के ऊपर कुठाराघात है। जीएसटी जीएसटी जीएसटी, इस जीएसटी से ये देश की जनता को पागल करके छोड़ेंगे। समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं देश की जनता से। क्या देश की जनता ने इनको इसीलिए वोट देके सत्ता में बिठाया था कि इस तरह से महंगाई देश में बढ़ रही है, आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है, किसी चीज़ से जनता खुश नहीं है और लगातार हर चीज़ के भाव बढ़ते जा रहे हैं और सरकार जीएसटी पे जीएसटी थोपे जा रही है।
तो सरकार के द्वारा इस तरह के निर्णय आप हिटलरशाही तानाशाही कर तो लो, क्योंकि आपके पास बहुमत है, जनता मजबूर है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता निश्चित रूप से इन सब चीजों के ऊपर जवाब चाहती है और जवाब देगी, और वोट के जरिए आपको इसका जवाब मिलेगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। देशबंधु दीक्षित बीजेपी से, गिरिराज गर्ग कांग्रेस से और आर्थिक विश्लेषक पल्लव पाल हमारे साथ। तीनों मेहमान, आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। गिरिराज गर्ग जी, वो एक कविता नागार्जुन ने उस समय लिखी थी विभीषिका, अकाल की विभीषिका को लेकर कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की लगी भीत पर गश्त। सरकार लगातार कर बढ़ाती जा रही है, जीएसटी के दायरे को बढ़ाती जा रही है और जो चीज़ें अनावश्यक है उनको भी सम्मिलित किया जा रहा है। क्या लगता है कि आम आदमी का जीवन सरल होने की बजाय जटिल होता जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से लगातार आम आदमी के ऊपर टैक्स का बोझ लादा जा रहा है जी, आज देश की जो जनता है वो अपने आप को बहुत बड़ा असहाय सा महसूस कर रही है कि किसको कहे। वो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और आम आदमी, गरीब आदमी, आप देखिए पिछले दिनों ही इन्होंने आटे पे, सूजी पे, मैदा पे, दूध पे, दही पे, घी, इन चीजों पे टैक्स लगाया। और उसके बाद अब जो नया वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है, आदमी मनोरंजन करने के लिए सिनेमा हॉल में जाता है, किसी परिस्थितिवश अगर वो टिकट कैंसिल कराता है तो उसके ऊपर भी आप जीएसटी लोगे। ट्रेन का टिकट अगर उसने बुक कराया, इमरजेंसी हो गई, मेडिकल हो गया उसके परिवार में, उसने अगर वो टिकट कैंसिल कराया तो रेलवे तो चार्ज लेगा ही लेगा, आप उसमें जीएसटी ओढ़ लोगे। होटल का अगर बुकिंग कराया है और उसका टूर अगर कैंसिल हो गया है और अगर वो बुकिंग कैंसिल कराना चाहता है, उसमें भी सरकार जीएसटी लेगी। सरकार ने कफन तक पे जीएसटी लगा दिया है। ये सरकार जिस तरह से कार्रवाइयां कर रही है, जिस तरह से देश की जनता का गला घोट रही है, ये जनता बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये आपकी नीतियां, आप चूंकि बहुमत में है, आप अहंकार में डूबे हुए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके हम जनता को बरगला के वापस सत्ता में आ जाएंगे। एक समय तक ही है जी, एक समय के बाद जब जनता के पेट पे लात पड़ेगी, जनता ऐसा रिवोल्ट करेगी कि श्रीलंका के हालात हो जाएंगे। ठीक है, आपका अहंकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, आप जीएसटी के रूप में जो कलेक्शन कर रहे हैं, उस कलेक्शन का पैसा जा कहाँ रहा है? आप देश की सेनाओं को कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है देने के लिए, आप सेना का फंड कम करते हैं। नौजवान को 19 साल की सर्विस की जगह 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। किसान को कहते हैं हम कर्ज माफी नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। महंगाई कम करने के लिए आप कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ठीक है, आप 10 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए तो पैसा है आपको, जो आरटीआई के द्वारा खुलासा हुआ है, लेकिन देश की जनता को रिलीफ देने के लिए, जनता की मदद करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये जनता सब देख रही है, बर्दाश्त कर रही है। एक सीमा तक आदमी बर्दाश्त करता है, उसके बाद निश्चित रूप से आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। देशबंधु जी, ये जो तमाम बातें वर्तमान में हो रही है, इन पर कभी आप जनता की संवेदना के साथ खड़े होते थे और सत्ता पक्ष को ललकारा करते थे, उससे सवाल करते थे, लेकिन वही सवाल आज जनता के साथ बराबर बने हुए हैं। सत्ता बदल गई है, सत्ता में जो सत्ता पक्ष था, जो नहीं सुनता था, उसकी जगह वो लोग हैं जो जनता की बात करते थे, और जैसा कि आप आरोप लगाते हैं, और आज वही लोग जब इस तरह का काम कर रहे हैं तो क्या समझा जाए? दूध पर जीएसटी, दही पर जीएसटी, तमाम चीज़ों पर जीएसटी,
कहीं ना कहीं आम आदमी को इस दायरे से मुक्त रखना चाहिए कि उसको तो उसका जीवन सरल होने के लिए ही तो ये लोकतंत्र है। अगर उसका जीवन भी जटिल हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र का महत्व क्या है? इसके लिए आपको, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना और मैं चाहूँगा कि मेरे उत्तर को भी और मेरे जो आप मुझे शब्द दें मैं भी अपनी बात कह सकूं। देखिए, जैसे मेरे मित्रों ने कहा, देखिए जीएसटी जो लागू किया गया, इससे पहले आपने भी देखा 70 वर्षों तक विभिन्न सरकारों ने यहाँ शासन किया और सभी सरकारों ने अपने अपने हिसाब से देश की उन्नति के लिए एक नीति निर्धारक तत्व बनाए। अब आपको बताया, आपने देखे होंगे इससे पहले जीएसटी आने से पहले कर कराधान में जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार की जटिलताएं थी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक गुट बनाया गया। वहाँ के सभी वित्त मंत्रियों के साथ बहुत विचार विमर्श के बाद और संसद के पटल पे बहुत सारी समितियों के बाद ये जीएसटी आया। और अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि जीएसटी आया, रेलवे का टिकट हुआ। देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है। हमारे देश में कर व्यवस्था आपने देखा इतनी व्यापक रही कि कर चोरी के कितने घटनाक्रम पूर्ववर्ती सरकारों में भी आए और इस वर्ष सरकार में। रही बात, अभी हमारे मित्रों ने जो आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगाया, देखिए अगर सरकार का यह काम है कर संग्रह हो और हर आदमी, व्यापारी या हम आप जो वेतन भोगी हो या उद्योगपति हो या बिजनेसमैन कर रहे हैं, टैक्स देते हैं तो वो राष्ट्र हित में ही लगाया जाता है। आपने देखा अभी कोरोना काल की विविधता हो या उससे पहले 80 करोड़ लोगों को भोजन देना हो या विभिन्न प्रकार के आप देखें देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बने हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो, चाहे जो है रेलवे का विकास हो। नहीं, देखिए अधिकांश चीजें ट्रिपल पी मोड पर बनी है। त्रिशूल जी, मैंने कहा ना, 1 मिनट मुझे आपकी बात कह लेनी चाहिए, फिर उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो मैं एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो हम जो भी टैक्स देते हैं, आज आप भी जानते हैं कि 140 करोड़ की देश की आबादी में टैक्स हमारा जो रेशियो है वो विभिन्न प्रकार के उन्नतशील या प्रगतिशील देशों से बहुत कम है, या कह दें 1% से भी कम है। क्या हम अब ईमानदारी से अगर अपना टैक्स चुकाएंगे तो राष्ट्र हित में नहीं आएगा? और जो आपने बात कही, राजस्व सरकार को जब मिलता है तो उसी से ही भारत के विकास की रूपरेखा तैयार होती है। जो बजट बनता है वह कोई पैसा आता नहीं। देखिए, यह जनता की सरकार है। लोकतंत्र का ये सबसे खूबसूरत पहलू है कि जो जनता का पैसा है वो सरकार जनता के हित में करती है। बहुत सारे मद होते हैं, वेतन भत्ते होते हैं। उसके बाद आप जानते हैं देश के निर्माण में, देखिए अब 21वीं शताब्दी है, भारतवर्ष को आप देखें विश्व गुरु। और रही बात हमारे आलोचना, आप बताइए जब से जीएसटी आया है विभिन्न देशों की विभिन्न राज्यों में भी बहुत सारे चुनाव हुए हैं, जनता के बीच हम भी जानते हैं। और जो आप कहें मानवीय संवेदनाएं हैं, मैं मानता हूं कि किंचित कुछ वस्तुओं पर किसी को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है या कहीं टैक्स का हो सकता है विरोधाभास हो, उस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन क्या पारदर्शिता टैक्स नहीं? आप भी त्रिशूल जी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि एक सरकार थी और उसके दिवंगत प्रधानमंत्री ने कहा था जब हम 1 रुपया भेजते तो नहीं, सुनिए, वो वह जनता तक पहुँचते नहीं 10 पैसे ईमानदारी से कहा था ये बात, नहीं वो बात नहीं कहा था। उन्होंने देश में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा था। अधिकार समझिए अपने। त्रिशूल जी, वो बात उन्होंने ईमानदारी से कही थी, लेकिन परिपेक्ष में आप जानिए उनका कहने का मतलब था कि इससे पहले टैक्स की कितनी चोरियां होती थी। आप चाहे आप आज हमारी सरकार की आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे डीबीटी सिस्टम हो, डायरेक्ट डिजिटल आपने सिस्टम में आपने देखा होगा पार्सल ट्रांसपेरेंसी, अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो वो जनता जनार्दन एक। ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मैं आऊँगा आपके पास देशबंधु जी। पल्लव जी, आप जैसे कार्ल मार्क्स को समझते हैं, हम तो नागार्जुन को समझते हैं, इतना अर्थशास्त्र नहीं समझते, लेकिन नागार्जुन ने कुछ अकाल की विभीषिका पर लिखा था और मैंने आपको सुनाया भी था जब कार्यक्रम शुरू हुआ था
कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास, और कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। ये सब हम समझते हैं, लेकिन ये अर्थशास्त्र दरअसल आम आदमी समझता नहीं है। आम आदमी के बहुत छोटे खर्चे हैं, बहुत छोटी ज़रूरतें हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि टैक्स लगे उस पर जो 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 की शराब की बोतल ख़रीदता हो, जायज़ है। टैक्स लगे उस पर जो 30 रुपये 40 रुपये की एक सिगरेट आती हो, 100 रुपये की एक सिगरेट आती हो, उसके पैसे बढ़ा दिए जाएं, जायज़ है। लेकिन एक मज़दूर अपने बच्चे के लिए दूध लेने जाता है और उसे खबर मिलती है कि उस पर 1 रुपया 50 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? और क्या वाकई में ये जायज़ है? क्या वाकई में दूध दही जैसी चीज़ों को टैक्स के उस स्लैब में आप खोज रहे हैं, वहाँ पर संभावनाएं खोज रहे हैं कि यहाँ से क्या अर्जित किया जा सकता है? लगता है आपको कि ये ठीक है? देखिए, ये जायज़ है कि नहीं है, ये इसके दो पहलू हो सकते हैं कहीं जगह जी। की, और उस चीज़ को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चीज, इंडिया का टोटल जीडीपी साइज $3.2 ट्रिलियन हो चुका है, और रेवेन्यू डेफिसिट मेरे हिसाब से शायद करीबन 16% 17% है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन आज भी 5% से कम जनता पे कर रही है। तीसरा कि उस रेवेन्यू डेफिसिट और टैक्सेशन डेफिसिट को कवर कैसे किया जाएगा, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही पॉसिबल है। तो सरकार रास्ते ढूंढ रही है, जीएसटी के जरिए से रास्ते ढूंढ रही है कि वो उस रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे कवर करेगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको सरकार अभी अनदेखा कर रही है। जो ये काम कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों पर टैक्सेशन बढ़ा के वो इन्फ्लेशन के आग में घी का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आज के रेट में देखें, अगर आप किसी भी चीज पे टैक्सेशन बढ़ाते हैं तो आपको सरकारी डीए बढ़ाना पड़ेगा। डीए बढ़ते ही परचेजिंग पावर वापस बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आरबीआई को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वापस इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये एक विशेष साइकिल है जिसमें पूरी दुनिया घूम रही है। एक हम नहीं है, पूरी दुनिया घूम रही है इस विशेष साइकिल के अंदर। इसका बहुत आसान सा रास्ता था जो कि जून में बेसिकली सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जीएसटी काउंसिल में एग्री कर गई थी कि लैंड, पेट्रोलियम और लिकर को जीएसटी के अंडर में ले आया जाए। ठीक है, जिसके कारण जो रेवेन्यू डेफिसिट था 16-17%, वो करीब 6.5-7% रह जाता, जो कि एक्सेप्टेबल है। लास्ट मिनट पे राज्य सरकारें अपना रेवेन्यू कम होते हुए देख के, और रेवेन्यू डिफरेंस 2 से 3% के आसपास था, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं था। रेवेन्यू डिफरेंस को देखते हुए सारी मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स बैकआउट कर गई। उसके कारण क्या हुआ कि अब जो रेवेन्यू डेफिसिट जो खड़ा है उसको कहीं से ब्रिज तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वो उस रेवेन्यू डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए मल्टीपल तरीके ढूंढे जा रहे हैं, और ये तरीके गलत है जी। ये तरीके सही नहीं है। बहुत आसान सा तरीका है कि आप अपने टैक्सेशन नेट बढ़ाएं। ठीक है, आप डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाएं जी। डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा के आप जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, आपने आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। 70 साल हो गए भारत की आजादी को, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर कमर्शियल एग्रीकल्चर पे आज भी कोई टैक्सेशन पॉलिसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हमने कमर्शियल एग्रीकल्चर को इसलिए इग्नोर कर रखा है क्योंकि वो एक वोट बैंक की राजनीति के अंदर आता है? तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आज की डेट में आप लैंड, लिकर और पेट्रोलियम को भी ले आते हैं तो ये जो सारा टैक्सेशन अभी जुड़े हैं, ये कल की डेट में खत्म हो सकता है। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास पल्लव जी, मैं आऊँगा आपके पास।
देशबंधु जी, आप सुन रहे थे, पल्लव पाल कई देशों की यात्रा कर चुके हैं और अर्थशास्त्र पर बहुत अच्छी कमांड रखते हैं, और ऐसी कई प्रतिक्रियाएं, ऐसी कई सलाह और मशवरे आपके पास आए होंगे। मैं आऊँगा आपके पास। गिरिराज गर्ग जी, सरकार के पास ऐसे कई मशवरे आए होंगे, निश्चित रूप से सरकार ने जब इसके ऊपर रिसर्च की है और रिसर्च यूनिट जब बनी है, तो क्या ये नहीं हो सकता जो पल्लव पाल कह रहे हैं आज? नहीं, निश्चित रूप से अर्थशास्त्रियों की तो राय सरकार मान ही नहीं रही है ना। अगर अर्थशास्त्री जो हैं उनका अगर पैनल बना के उनकी राय से सरकार चले, तो सरकार जैसे यूपीए की 10 साल सरकार चली मनमोहन सिंह जी की, पूरा विश्व आर्थिक मंदी से घबरा गया था, अमेरिका जैसे देश की बैंकें टूट गई थी, उस समय भी भारत मजबूती के साथ खड़ा रहा। आ रहा हूँ मैं, आज देशबंधु इस जी, आऊँगा, सरकार आपकी के बात पास अर्थशास्त्री तो कोई है ही नहीं। जो अर्थ को जानने वाले लोग हैं उनसे तो सरकार राय मशवरा करती नहीं है ना। ये तो तानाशाही और हिटलरशाही पे अपने निर्णय थोपती है। जिसने राय दे दी उसके ऊपर इन्होंने निर्णय कर लिया। इनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, उस गरीब के चूल्हे से कोई मतलब नहीं है जो सुबह मजदूरी करने जाता है और शाम को पैसे जब उसके मजदूरी के मिलते हैं, सामान खरीद के बच्चों को 2 टाइम की रोटी खिलाता है। वो बच्चा जो दूध के लिए बिलख रहा है, वो सरकार से जवाब चाहता है कि वो गरीब का बच्चा 1 कप दूध भी नहीं पी सकता। आ रहा हूँ, सारे ये जवाब देना, सरकार आप दूध का भी इतनी देना, निर्लज हो गई है। आप इस दूध तरह का भी से देना, सरकार सारे ने जवाब देना। शिकंजा कस दिया है गरीब को कि गरीब फांसी लगा के मरने के लिए मजबूर हो रहा है। और सरकार कह रही है कि विकास के लिए पैसा चाहिए, देश की उन्नति के लिए पैसा चाहिए। तो 10 लाख करोड़ रुपए जो उद्योगपति मित्रों के माफ किए, वो पैसा माफ नहीं करते आप। वो पैसा आप विकास में लगाते। देश आजाद हुआ था जब सुई नहीं बनती थी। मेरे मित्र ने कहा कि 70 साल के अंदर, 70 साल में हम सुई से लेके हवाई जहाज तक और रेलगाड़ी से लेके परमाणु तक और अंतरिक्ष तक पहुंच गए। उस समय भी देश की सरकारें थी, जनता थी। कोई 14 में देश आजाद नहीं हुआ है। जो आप ये कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए पैसा चाहिए, इस जीएसटी को लेके जिस तरह से पूरे देश की जनता हाहाकार कर रही है, त्राही त्राही कर रही है, वो आप सोच नहीं रहे हो। और आप कह रहे हो जीएसटी लगने के बाद जो चुनाव हुए, उन चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया। जनता ने मैंडेट नहीं दिया, आपने खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई है। आपने हिंदू मुस्लिम करके सरकार बनाई है। हमने खरीद फरोख्त करके, हमने खरीद, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। हमने खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ही है। आती, आप अर्थशास्त्री की बात करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ही है। प्रधानमंत्री देशबंधु जी, देशबंधु जी, देशबंधु जी, अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए पहले, अरे सुन लीजिए पहले। कांग्रेस के प्रवक्ता ही है वो। सुनिए गिरिराज जी, गिरिराज जी, गिरिराज जी सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ही है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अर्थशास्त्री नहीं बोल रहे हैं इस समय, कांग्रेस के प्रवक्ता ही बोल रहे हैं आपसे। देशबंधु जी सुन तो लीजिए, आप जवाब दीजिए। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप बताइए, आप इन्होंने तारीफ के इतने बड़े पुल बन गए। आप 2004 से 14 तक आपकी सरकार रही, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, देश का नेतृत्व किया। आप बताइए उनके नेतृत्व को क्यों जनता ने नकार दिया? घोटालों की सरकार रही, धरती से लेके आसमान तक। अरे वो तो छोड़िए, आपकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा का अध्यक्ष नेशनल हेराल्ड के मुकदमे में आज ईडी के सामने प्रस्तुत है। क्या बात कर रहे हैं? देश को आपने पेश किया, आपने कौन सी समस्या और आज यही है कि कांग्रेस गिरिराज जी, गिरिराज जी, गिरिराज जी, मैं गिरिराज गर्ग जी, गिरिराज गर्ग जी, गिरिराज गर्ग जी, गिरिराज गर्ग जी, एक बार सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगा। देशबंधु दीक्षित जी को एक बार सुन लीजिए, मैं आपसे सारे जवाब लूंगा। जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं मैं आपसे भी जवाब लूंगा। एक बार देशबंधु दीक्षित जी को सुन लीजिए। आपने कहा, उन्होंने सुना, मैंने उनको रोका जब आप बोल रहे थे। अब आप सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगा निश्चित रूप से। देशबंधु दीक्षित जी, एक सवाल है कि एक आप सोशल मीडिया का तो आपके लिए प्रयोग बहुत इस समय व्यापक है। एक आजकल उस पर ये एक चिट्ठी घूम रही है कि एक माँ से एक बेटियाँ पेंसिल मांगती है, तो उसने लिखा कि मेरी माँ
मुझे मारती है और डांटती है पेंसिल नहीं लेने के लिए। क्या लगता है कि स्वर्णिम दौर है, अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष की आज़ादी का उस दौर मना रहे हैं हम, पूरा भारत एकदम युवावस्था में पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, ये छोटी छोटी बातें विचलित नहीं करती हैं आपको? नहीं लगता कि इस पर निश्चित रूप से एक जिम्मेदार मुखिया को कदम उठाना चाहिए और वाकई में कुछ होना चाहिए? जो पल्लव पाल कह रहे थे, लैंड, लिकर और पेट्रोलियम की बात कर रहे थे, क्या ये नहीं होना चाहिए था? वर्तमान में जो राज्य सरकारें हैं, क्या उसमें जो बहुमत है वो आपके साथ नहीं है? क्या राज्य सरकारें विड्रॉल कर गई थी? तो राज्य सरकारें कितनी विड्रॉल कर गई थी? जैसे पल्लव पाल कह रहे हैं कि एकदम राज्य सरकारों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, तो कितनी राज्य सरकारों ने झाड़ लिया? बहुमत तो आपके साथ था, अगर आप लागू करना चाहते तो क्यों नहीं होती ये सब चीज़ें? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। त्रिशूल जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूँ। हाँ, अब आप पुरानी बातें मत कीजिएगा, इसी संबंधित बात कीजिए। त्रिशूल जी, आपने पहला प्रश्न पूछा कि आपने ऐड की बात की कि एक ऐड की आपने सोशल मीडिया में घूम रहा कि माँ पेंसिल घूम रही है। हम मैं अपने प्रदेश की बात करता हूँ, जहाँ का मैं निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश की बात। वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने डीबीटी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की कि बच्चे को पेंसिल, रबर, स्वेटर, कटर और डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए प्रत्येक बच्चियों और बच्चों को उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करने की एक इनकी सरकार थी। ना स्वेटर के टेंडर होते थे, ना इनको मोजे होते थे, ना पेंसिल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बताइए, इनकी भी सरकारें रही, कितनी शर्म की बात रही। 65 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और आपको बता दें, शौचालय जो प्रधानमंत्री ने नारी की इज्जत के लिए इज्जत घर के नाम पे दिया, वो बना के दिया। आपको बता दें, राष्ट्र निर्माण के क्या इन्होंने कभी सोचा कि महिलाएं कितना कष्ट और कितनी पीड़ा करती हैं? ये बात करते हैं महिलाओं की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दौरान आप देखा होगा, इनके सरकार के काल में बेटियों की भ्रूण हत्या होती थी, उस पर इनकी सरकारों ने कितने काम किए? काम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने काम किया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने काम किया। पीड़ा हमें भी है, संवेदना हमें भी है, जनता के साथ हम भी खड़े होते। त्रिशूल जी, कोई ऐसी समस्या हो, सैनिकों की समस्या हुई, इन्होंने 50 साल तक उलझा के रखा। वन रैंक वन पेंशन का मामला चाहे कितना समय हो, अगर सॉल्व हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। धारा 370 हुआ हमारे जीवट गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। देश की चाहे कोई भी समस्या हो, कोरोना काल हो, 80 करोड़ लोगों के संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए उनको निःशुल्क भोजन, उनको निःशुल्क राशन की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। ये लोग कमरे के अंदर खाली ट्विटर खेलते हैं, आलोचना करना बहुत आसान होता है। आप बताइए, अगर कर की व्यवस्थाएं हैं, कर के द्वारा राष्ट्र निर्माण होता है, तो वो गलत है? संवेदनाएं नहीं है? इनकी सरकारों में जो पैसा चला जाता था, मैंने कहा उत्तर, आप चाहे त्रिशूल जी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि प्रत्येक बच्चे और बच्चियों को 1200 रुपए आज उनके खाते में डाले जा रहे हैं। सभी योजनाओं के गजट नोटिफिकेशन, इस बात की जानकारी मैं पुख्ता आपके चैनल पे कह रहा हूँ। मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर कोई बेटी अब पेंसिल के लिए तरसे, कोई बेटी अगर कॉपी किताब के लिए तरसे। बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, नारी सुरक्षा के लिए, मुस्लिम समाज में 3 तलाक कितना बड़ा व्याप्त समस्या थी, उसको भी हमारे संसद में, हमारे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी ने समस्या का निदान किया। देश की कोई समस्या हो, तो चाहे मैं ये विश्व में हो, समझूं, भारत का मान नहीं त्रिशूल जी, भारत का मान हमारे प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता, और आप बता दिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अरे आप कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं, राजस्थान में इनकी सरकारें नहीं, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकारें नहीं, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है, महत्वाकांक्षाओं के आकंठ में ये लोग हैं। इनको किसी राज्य से, इनको किसी जनता से कोई मतलब नहीं है। ये बातें करते हैं। आप बताइए त्रिशूल जी, कितनी आपके चैनल पे अगर मैं बोलूं, कितने शर्म की बात है, 55 साल तक कांग्रेस ने देश के विभिन्न राज्यों पर राज किया और महिलाओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं करती। जल और तरक्की और उन्नति और प्रगति की बात करना बेईमानी लगती है। अब ठीक है, वही बात करती है मूर्खों। अब ठीक है भाई, अब ठीक है, अब ठीक है। एक श्लोक मैं भी सुनाता हूँ। उपदेशो ही मूर्खाणाम
प्रकोपाय न शांतये पयपानम भुजंगनाम केवलम विश्ववर्धनम। अर्थ भी बता दे रहा हूँ गर्ग साहब को, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ मूर्ख को उपदेश देना नहीं देना चाहिए। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय पयपानम भुजंगनाम केवलम। अगर सांप को चाहे कितना भी दूध पिला दें वो विषय युग पर आएगा। आपने जनता की किसी समस्या के साथ देखिए, कोरोना के काल में आप बसों की विपक्ष जगह को स्कूटी का नंबर, सांप बता रहे गाड़ियों का हैं, नंबर, विपक्ष को भोंकने मूर्ख का बता वायरस। रहे हैं, और मैं विपक्ष का और मूर्ख नहीं बता रहा हूं। आप ही के बड़े नेता ने ये कहा कि विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। आप कैसी बात विपक्ष कर रहे होना हैं? चाहिए। आप विपक्ष को आप सांप बता रहे हैं, सुनिए, मूर्ख बता रहे हैं। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनिए त्रिशूल जी, आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ के ना, मैंने जो अरे मैं बात कोई कही तोड़ वो मरोड़ के हम- पेश नहीं, नहीं कर सुनिए रहा आपकी त्रिशूल, बात को। त्रिशूल जी, मेरे को जलेबी- बिल्कुल भी शौक नहीं है मेरे- आपकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं, करने मेरे शब्दों में आप अपना शब्द डाल सकते हैं। हाँ। मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन आपको मैं बता दूं, हम हमारे भी सवाल श्रद्धेय अटल सवाल बिहारी वाजपेयी सवाल विपक्ष में रहे। पूछना और सुनिए, सवाल नहीं, पूछना त्रिशूल जी, सवाल पूछना धर्म है। उस धर्म को पूरी सवाल- ईमानदारी से नहीं, निभाया जाएगा। सवाल पूछना उसके आपको- आगे न नहीं, डरा जाएगा, न रोका जाएगा, न झुका जाएगा। सवाल स्पष्ट सुन त्रिशूल लीजिए जी, आप। सवाल पूछना हर एक- आपका धर्म है, हर एक तो राजनीतिक दल से- धैर्यपूर्वक उसका उत्तर हर भी एक सुनिए। राजनीतिक दल से ये हमने सवाल भी- किया हमने- जाएगा, और जो हमारी भी जिम्मेदार है उनसे सरकारें ज्यादा विपक्ष किया में जाएगा। रही, हमारी भी सरकारें विपक्ष में रही। हमारे एक श्रद्धेय स्वर्गीय दिवंगत ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री समय स्वर्गीय आपने अटल पूरा बिहारी ले लिया, वाजपेयी समय रहे। ले लिया देखिए, आपने, समय ले लिया पूरा, रचनात्मक विपक्ष होता है। समय ले देखिए, लिया आपने देश के पूरा, उत्थान- समय ले लिया आपने देश के पूरा। उत्थान- देशबंधु जी नहीं, समय देश के पूरा ले उत्थान लिया में आपने। मेरे मैं आऊंगा आपके तरक्की पास है। लौट के, अगर मैं विरोध आऊंगा करना केवल आऊंगा मैं लौट के। तो आपने आलोचना के लिए आपने कुछ श्लोक भी भी कह सुनाया, सकते हैं। अर्थ भी सुना दिया। ठीक है। मैं आऊंगा। गिरिराज गर्ग जी, क्या वाकई में जो ये कह रहे हैं, कब कब देश का मान विदेशों में गिरता रहा और 2014 के बाद ही उठा? क्या पहले अर्थशास्त्र नहीं संभला था? मैं बहुत सारे जवाब लूँगा आपसे, लेकिन पल्लव जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या लगता है कि हालांकि आपको इन राजनीतिक बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि ये उस सवाल का माकूल जवाब है जो आप सुझाव रख रहे थे यहाँ पर? देखिए, मैं एक बात से एग्री करूंगा और बाकी बातों से डिसएग्री करूंगा कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है, बट सोशलिस्ट कैपिटलिज्म जो होता है उसके ऊपर पहले एक्स फॉर्मर यूएसएसआर चला, चाइना अब चल रहा है, कुछ और कंट्रीज सोशलिस्ट कैपिटलिज्म के ऊपर चल रहे हैं। वो किसी ना किसी स्टेज पे फेलियर के मुंह पे खड़े हुए, जैसे आज के डेट में चाइना खड़ा है। हमें एक बैलेंस ढूंढना है, क्योंकि हम एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, हम सोशलिस्ट नहीं है। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ाते चले जाए। ठीक है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आज के डेट में $26 बिलियन का है, विच इज हाईएस्ट इन हिस्ट्री। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई पे है पिछले 8 साल में। मोदी राज में सबसे ज्यादा हाई पे है करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हाईएस्ट पॉइंट पे है 2014 के बाद। हम 3.2 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी है। हम जितना इनको बढ़ाते जाएंगे हैं, हम इन्फ्लेशन के ऊपर उतना ही प्रेशर डालते जाएंगे और उतनी हमें सोशल सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इसमें आम आदमी को इतनी राहत आप की सोशल बात सेक्टर- है, वो कैसे मिलेगी? देखिए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। गवर्नमेंट को फाइन बैलेंस ढूंढना पड़ेगा सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में और ग्रोथ में। जी, ठीक है। ग्रोथ के लिए आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। हम कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर स्पेंडिंग करते हुए पिछले 3 साल में, स्पेशली पिछले 3 साल में जब से ये कोविड वाला माहौल आया है, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भूलते जा रहे हैं। पिछले साल की वर्ल्ड करप्शन काउंसिल की एक रिपोर्ट थी कि इंडिया को $10 ट्रिलियन चाहिए अगले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में। अगर हम उसका आधा भी कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। जी जी, ठीक है। क्योंकि हमारा आज भी एक पैरेलल इकोनॉमी है जो करप्शन में चल रही है। ठीक है। देशबंधु जी जितने बड़े लेक्चर मर्जी दिले, मगर करप्शन एग्जिस्टेंट है, फॉर्मेंट है, टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है, ठीक है।
मैं अगर सिर्फ प्रधानमंत्री ठीक है, करप्ट कुछ नहीं है, कहना चाह कुछ अगर कहना सिर्फ चाह रहे हैं प्रधानमंत्री आपसे, करप्ट नहीं है, इसका मतलब बाकी लोग करप्ट नहीं है, ये कुछ ये कहना कंक्लूजन चाह रहे नहीं पहुंच जाता है। कुछ कहना चाह रहे हैं करप्शन आज भी उतना ही है जितना 2014 से पहले था। ठीक है देशबंधु जी, और कुछ जहां कहना तक गर्ग पल्लव साहब जी। की बात है, गर्ग साहब की एक बात काटना चाहूंगा, जी। गर्ग साहब की एक लास्ट में एक बात काटना चाहूंगा जाते जाते, जो 10 लाख करोड़ माफ हुआ है उसमें से 7.5 लाख करोड़ 2004 से 2014 का है। ठीक है, देशबंधु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। जी देशबंधु जी, देखिए मैं जल्दी खत्म पल्लव जी कीजिएगा, का मैं जल्दी बहुत- खत्म कीजिएगा, नहीं, फिर मैं गिरिराज जी के पास नहीं, जाऊंगा आपके नहीं, सवालों देखिए के जवाब। पल्लव जी का मैं सम्मान करता हूँ, हमारे मित्र। देखिए उन्होंने कहा ना 2004 से लेकर 2014 तक का 7 लाख करोड़, और दूसरी बात इन्होंने कहा, देखिए अब हमारा देश एक उन्नति के एक ऐसे पैरामीटर पे आ रहा है। देखिए मैं भी जानता हूँ स्केलिंग होती है या पैरामीटर में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम कहते हैं, देखिए ऋण लेना, मैं मूलभूत अर्थशास्त्र की बात करता हूँ। त्रिशूल जी अगर 1 करोड़ रुपया हम ऋण लेते हैं और उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं और भविष्य उसकी संभावनाएं उसकी अच्छी हो, तो वो ऋण बुरा नहीं होता है। नहीं, आपने अगर उंगली हम जब आज- उंगली जब उठाई नहीं, थी ना देखिए, भाई, उंगली उठाई थी ना, वो भ्रष्टाचार वाली बात पे उठाई थी। देशबंधु जी ऐसे मत कीजिए। देखिए आपने, इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार तब भी था और आज भी है, उस पर उंगली उठाई थी आपने भाई। देखिए आपने बात को फिर त्रिशूल जी घुमाए। भाई आपने उठाई थी उंगली उसी पर। नहीं अच्छा त्रिशूल जी, मैंने उंगली उठाई थी उनकी इस बात पे कि अगर अर्थशास्त्र बहुत बड़े पल्लव जी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि हमें आने वाले भविष्य की अगर रूपरेखा बनानी है तो 50 साल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए अगर हम सबको थोड़ा सा देखिए, अगर बुनियाद घर की बुनियाद थोड़ा कष्ट होता है और राष्ट्र निर्माण होता है तो 140 करोड़ ठीक है, लोगों को अब देखिए सोचना सुनिए चाहिए। सुनिए सुनिए कर अब सुनिए देना सुनिए, पड़ता ये है। मैं आपका और रही जवाब ले बात लूंगा। भ्रष्टाचार, नहीं रही बात त्रिशूल बात भ्रष्टाचार की, तो आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चाहे हमारे देश की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, निरंतर प्रयास कर रही है। ठीक है भाई, ठीक है, आज आपने ठीक है, देखा होगा, मैं हम आऊंगा। देखिए अब चाहते मैं, हैं देखिए कि ये देखिए क्रम पारदर्शिता टूटता है, सिस्टम ये क्रम कर- टूटता है। कर तो देशबंधु जी प्रबुद्ध वक्ता हैं आप। गिरिराज जी, एक बात कही पल्लव जी ने, पल्लव पाल जी ने ये कहा कि भ्रष्टाचार रुका नहीं है, चाहे बड़ी बात कितनी ही हो जाए, और करप्शन भी एक इक्विवेलेंट, बिल्कुल एक जो व्यवस्था है उसके संग चल रहा है। क्या लगता है कि इन तमाम विडंबनाओं के बीच, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इतनी बड़ी बड़ी विडंबनाएं हैं, बहुत छोटा और बहुत बड़ा सवाल इन सब के बीच ये तैरता है, घूमता है और अक्सर खड़े रहता है कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, और उसमें सबसे बड़ी बुनियादी बात, कंगूरे की बात, बीच की बात यह है दीवारों की, कि आम आदमी का जीवन सरल होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो कैसे होगा? सरकार बदल गई, अब तो ये आ गए, पहले आप थे, अब बहुत ज़्यादा संभावनाएं लोगों को लगी, लेकिन जब उसको लगता है कि भाई दूध के ऊपर, दही के ऊपर, एक बार सोचने के लिए विवश हो जाता है। आप कांग्रेस हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके साथ एक भारतीय नागरिक भी हैं और एक परिवार के सदस्य भी हैं, आपके दिल में भी वो दर्द होता होगा। क्या लगता है कि वाकई में राजनीति से, जो सत्ता से अपेक्षाएं जनता की, उसको पूरा नहीं होना चाहिए वोट देने के बाद समय से? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो कहा कि जनता जो है, प्रजातंत्र में जनता माई बाप होती है और सरकारों की जिम्मेवारी होती है कि जनता के हितों का, जनता के मूलभूत सुविधाओं का और जनता का पूरा ध्यान रखा जाए। इस देश की जो हालत है, इस देश में जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, कुछ पूंजीपति है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में बता दूं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण मेरे मित्र दे रहे थे। यूपी के अंदर अभी 2 हाईवे का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने। अरे आप बीजेपी के, नहीं आप बताओ, नहीं आप बताइए, नहीं आप यार आरोप लगाते हो, आपके नहीं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आज ईडी के सामने पेश है। आप अगर नेशनल हेराल्ड के बात पे 2 शब्द बोल देते, आप अगर देशबंधु जी समाज के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। आपके मुंह से भ्रष्टाचार की बातें और नशा की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। देशबंधु जी अभी आप पेश करके आ रहे हैं और अभी भी ईडी के सामने जांच हो रही है। आप उनको नहीं भ्रष्टाचार की आता बात होगा। कर। देशबंधु जी सबको तेज बोलना किसको नहीं आता है, व्यवधान उत्पन्न करना किसको नहीं आता। बताइए नहीं, आप अपने भ्रष्टाचार के मैं बारे में सवाल बोल दीजिए। उनसे जवाब ले रहा हूँ भाई, उनसे जवाब ले रहा हूँ, आपसे भी लूंगा जवाब। आपको समय दिया, उनको भी दे रहा हूँ। नहीं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नेशनल हेराल्ड पे भी 2 शब्द बोल दीजिए। आप सुनने का वादा रखिए भाई सुनना पड़ेगा, ये नहीं, ये बिल्कुल भी हठधर्मिता है, सुनना पड़ेगा देशबंधु जी। जिम्मेदार होके सुनना पड़ेगा भाई, जिम्मेदार होके सुनना पड़ेगा देशबंधु जी। सुनिए, विपक्ष को सुनिए, ये साहस कीजिए, करना होगा ये साहस आपको। सुनिए विपक्ष को भाई, विपक्ष को सुनिए, सुनिए भाई, सुनिए देशबंधु जी, सुनिए विपक्ष को, सुनिए भाई, सुनिए, सुनिए, संशोधन कीजिए, लेकिन सुनिए विपक्ष को। मैं फिर कह रहा हूँ, सुनिए, सुनिए भाई। आप लगातार अपनी बात, आपको बात रखने से मैंने रोका नहीं, आप सुन भी नहीं रहे, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। सुन लीजिए एक बार जी, गिरिराज जी। भ्रष्टाचार के अंदर पूरे विश्व की जो रैंकिंग आई है उसमें भारत की रैंकिंग बढ़ी है और देश के अंदर आज तक इन्होंने लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं की, आज तक इन्हें आरटीआई आयुक्त की नियुक्ति नहीं की। सरकार के अंदर का भ्रष्टाचार जो है वो बाहर इसलिए नहीं आ रहा है कि आरटीआई और लोक आयुक्त है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये जो कह रहे हैं कि देश का निर्माण हो रहा है, देश का निर्माण नहीं हो रहा है, देश का विनाश हो रहा है। आपने 2014 के चुनाव में देश को जिन बातों से गुमराह किया था, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश के अंदर आतंकवाद खत्म होगा, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, नौजवान को 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। 2022 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा था हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को जिसके पास मकान नहीं होगा, अमृत महोत्सव जब मनाएंगे उस गरीब को हम चाबी देंगे मकान की, उसमें नल भी होगा, बिजली भी होगा, टीवी भी होगा, उसमें शौचालय भी होगा। ये सपने दिखा के शासन में आए थे, निर्माण नहीं कर रहे हो, देश का विनाश कर रहे हो। देश की जनता बर्दाश्त कर रही है, एक सीमा तक बर्दाश्त करेगी, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेगी। आप जो टैक्स लगा रहे हो ना, जो गरीब का गला घोट रहे हो, जो गरीब की थाली का निवाला छीन रहे हो, जो गरीब के बच्चे का दूध की कटोरी छीन रहे हो, उस बच्चे के उस माँ बाप की आत्मा से पूछो आप, या बैठ के भाषण तो दे सकते हो आप, क्योंकि आप अंधभक्त हो। सरकार के आपके अच्छे काम आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ देशबंधु जी, जवाब लेने आप ही के पास आऊंगा। पूरे देश को गुमराह किया, वो जनता सब जानती है, वो वीडियो चल रहे हैं। इसी जीएसटी का आपके प्रधानमंत्री जी ने विरोध किया था, इसी जीएसटी के ऊपर भाषण दिया था कि देश के अंदर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। शासन में आने के बाद आपने जीएसटी लागू की और आप आज जीएसटी का जो स्वरूप बना रहे हैं, जो गरीब को मारने का काम कर रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय को मारने का काम कर रहे हैं, ये जनता सब देख रही है। आप ये अहंकार में मत रहिए कि जनता पे जो हम थोप देंगे जनता सब कुछ बर्दाश्त करेगी और हम हिंदू और मुसलमान के नाम पे शासन में आ जाएंगे। जनता नहीं जाएगी। एक समय तक ही जनता आपके इस स्लोगन को और इस धर्म के नाटक को एक समय तक बर्दाश्त करेगी। जब पेट भूखा होगा उसका, जब पेट पे लात पड़ेगी, जब बच्चा बिल्कुल गाएगा। अभी इन्होंने बताया कि बच्चा पेंसिल जब मांगता है, माँ उसको मारती है कि बेटा पेंसिल नहीं है। ये इस देश की स्थिति कर दी आपने विकास के नाम के ऊपर, सिर्फ ढोंग कर रहे हो आप। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, बन गई क्या 100 स्मार्ट सिटी? आपने कहा था ना महंगाई कम होगी। अब मैं जवाब, आज गैस का सिलेंडर 1065 रुपए का आ रहा है, जो 400 रुपए का आ रहा था। जो डीजल 40 रुपए का बिक रहा था वो 90 रुपए का बिक रहा है। ठीक है, जो पेट्रोल 70 रुपए का बिक रहा था 110 रुपए का बिक रहा है। और आपको जरा सी शर्म नहीं आ रही यहाँ बैठ के, आप उसको जायज ठहरा रहे हैं। जवाब ले देश के निर्माण से जोड़ रहे हैं उसको। गिरिराज जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। ये देश जिन परिस्थितियों में है, ये देश आज चाइना हमारे अंदर घुसा हुआ है।
अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बसा दिया। आप झंडा लगाइए ना वहां पर जाके, ठीक है, मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है भाई, ठीक बोलिए है, ना प्रधानमंत्री खड़ी जी। है। देखिए वहाँ पर पूरी हिम्मत से खड़ी है भारतीय सेना। मैं देशबंधु जी, कांग्रेस का आरोप हो या किसी और का आरोप हो या तमाम आरोप हो, सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे सरल होगा जीवन आम आदमी का। ये बड़ा मर्मस्पर्शी जवाब। वो कैसे बैठ, देखिए गर्ग जी सुनिए, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आवाज दिया जनता को, सुनिए, आप धैर्यपूर्वक सुनना भी सुनिए। आपकी उम्र का मैं लिहाज कर रहा हूँ, आप बड़े हैं, थोड़ा अरे धैर्य भाई, भी क्या रखना यहाँ पर चाहिए। कोई वो आपने आप कैसे नहीं, बात नहीं, कर रहे हैं आप? सुनिए त्रिशूल जी, मेरी बात सुनिए। अगर प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास देने की बात हो, गरीबों को आवास दिया तो हमने दिया 65 सालों में। आप बताइए, देश की स्थिति को इतनी बदतर कर दिया भाई, इंदिरा आवास मिल गरीब रहा था। महिलाएं, नहीं सुनिए मेरी बात त्रिशूल जी पूरी हो जाएगी। गरीब आवास, अगर शौचालय की व्यवस्था की तो हमने की, जल की सड़कें नहीं दी, रोड नहीं दी, मेट्रो से देश बंद किया था। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपके राष्ट्र, दो पार्टी के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल हेराल्ड के सामने, ईडी के सामने जवाब नहीं दे पाते हैं। और आप आके टीवी पे नैतिक भ्रष्टाचार के मानसिक विक्षिप्त रूप से करते हैं। हमने दिया, आप संविधान की बात करते हैं, आपको उसकी बात कर रहे हैं, हमने बचाया। अगर देश की बेटियों को तरक्की से जोड़ा तो हमने जोड़ा। आज महिलाओं को अगर हमने देश सेना में आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप बताइए, आपके दामाद का धन कहां से लाए, धन कुबेर कहां से लाए, भ्रष्टाचार का आप बताइए ना। आप टीवी पे चैनल पे बोल रहे हैं, आप बताइए ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला है, वो कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं, कौन सा करते हैं? केवल एक ही सेंटेंस आप बता दीजिए कि आपकी राष्ट्रीय ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं जो 140 करोड़ युवा कर सकते हैं? न लोगों की तरक्की से मतलब है, केवल आपको भ्रष्टाचार चाहिए। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की सरकार डूब गई आपकी, और आपने देख लिया होगा कि कितने बड़े बड़े घोटाले निकले। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आप मुझे केवल ये नेशनल चैनल पे बता दीजिए कि ईडी के सामने आपके दो लोग हैं, आपके राजकुमार माननीय राहुल गांधी जी, ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं? 140 करोड़ में 60% युवा जानना चाहते हैं कि वो बिजनेस कौन सा है जो आलू से सोने के चिप्स बनते हैं। वो बिजनेस हर युवा करना चाहता है, और युवा हर काम करता है। 5 करोड़ 50 करोड़ कौन सा बिजनेस किया था उसने, मालूम पड़ जाएगा आपको। बेटियों की हमने सुरक्षा की, ठीक है, ठीक है। ये आपके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से ये गलत बात है। क्या? भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो ये नैतिकता नहीं है। भाई मैं क्या करूँ, रोक दो उन्हें। किसानों के लिए हो, के लिए हो, अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 2014 से लेकर चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे 14 का चुनाव हो, करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आपको बता दें, हम जनता के साथ जुड़े हैं, हम मानते हैं दुख है, तकलीफें, लेकिन उनकी दुख तकलीफों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। और आपको बता दें, इनको किसी से मतलब नहीं है। आप बता दीजिए ना, मैं भी जानना चाहता हूँ त्रिशूल जी, आप भी इतने बड़े पत्रकार हैं, नहीं, बताइए आप बताइए, सवाल एक बार सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए गिरिराज जी, सुन लीजिए गिरिराज जी। हाँ बताइए आप सवाल कीजिए। अरे भाई सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। सवाल कीजिए। कौन सा बिजनेस करते हैं? कौन बिजनेस करते हैं, बताइए जरा, किसके बारे में? मैंने कहा ना, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कांग्रेस के
राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी कौन सा बिजनेस करते हैं भाई? अरे 140 भाई करोड़ में देखिए, एक बात हमारे बताऊं युवा मैं भी जानना आपको, चाहते हैं एक बात कि वो बताऊं मैं कौन सा आपको, बिजनेस है जिसमें अगर वो आप करो। किसी की तरफ एक उंगली करेंगे ना, 4 उंगली आपकी तरफ होती है। नहीं किशोर जी, हाँ, आप बताइए, ये आप समझ अगर लीजिए। आवास अभी इन्होंने बात की, गर्ग साहब ने सुनने का भी धैर्य रखे, चाहे आवास देने की बात हो, आवास देने का काम हमारी सरकार ने, महिला सुरक्षा की बात हो, उसके लिए हमारे बेटी बचाओ भाई बेटी जीएसटी पढ़ाओ की के बात लिए हम कर रहे हैं, आपने जीएसटी में संवेदना कहाँ की ये बात सब की, चीजें आ पेंसिल रही के हैं। हमने बताया ना, उत्तर चलिए, प्रदेश का मैं ठीक निवासी है, हूँ। ठीक है, अब ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, आप सुन लीजिए, सुनिए भाई, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं है, ज्ञान सुन नहीं लीजिए है, भाई। कमरे में सोने से नहीं पता चलता है लोगों का दुख ठीक दर्द। है। जनता के बीच में जाना पड़ता है, ठीक है, सड़क पे जाना पड़ता है, ठीक है भाई, ठीक उनके है, साथ संवेदनाओं से ठीक है, जुड़े होकर, ठीक टीवी है, पे राजनीति, आकर ठीक है भाई, हमारी ठीक है, संवेदनाओं को देशबंधु जी, पेंसिल ठीक रबर की है, बात ठीक है। करने अब से देखिए, नहीं कोई रैली समस्या तो का नहीं है ना, समाधान ये होता। रैली नहीं है ना, समस्या के सुन साथ लीजिए जनता भाई, के साथ connectivity चुनाव बनानी नहीं है, पड़ती रैली नहीं है, उसके साथ सुन लीजिए बाधा भाई, करते हैं। चुनाव नहीं है, रैली नहीं है। नहीं, चुनाव की बात नहीं है, फिर? जुड़ना पड़ता है, फिर? आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अगर मुझे जानकारी सवाल नहीं पूछने तो मैंने दीजिए, बताया। पल्लव जी, आप वर्तमान राजनीति का हाल देख रहे हैं, लगता है आपको कि जो सुझाव और सुधार हैं वो कहीं अमल में आएंगे? ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों वो कहते हैं ना कि खुद की दी हुई दवाई के शिकार है। जी। तो जब तक ये सोशलिस्ट कैपिटलिज्म की कहानी जो 2004 में शुरू हुई थी, वो शायद 2024 में अगर बीजेपी वापस आती है तो मेरे हिसाब से कुछ फर्क आना चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद हमने सिर्फ सोशलिज्म देखा, कैपिटलिज्म तो देखे ही। ठीक है, आप इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की बात कर लें, आप इंश्योरेंस फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, आप बेसिकली पिछले 8 साल में आपने सिर्फ सोशलिस्ट स्कीम्स की बात की है, आपने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाने की बात की है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कहीं हो ही नहीं रही है। और इसीलिए शायद ग्रोथ रेट्स अब इफेक्ट भी होनी शुरू हो गई है वापस से। जब तक प्राइवेट सेक्टर फंडिंग नहीं आएगी, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक ये हालात और ये बदहाल इस हिसाब से चलते रहेंगे। गवर्नमेंट को भी अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। नॉन सोशल सेक्टर, यहाँ पे डिफरेंस है, गवर्नमेंट सोशल सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ा रही है अपनी, ठीक है, मगर सोशल सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, और जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा तब तक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग नहीं होगी। तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो गवर्नमेंट को अपनी स्टैंडर्ड पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन की पॉलिसी पे जो 2017-18 के आसपास एक बार फॉर्मेशन शुरू हुआ था, वो उस पे वापस जाना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल को रिवैम्प करना पड़ेगा, जीएसटी स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना पड़ेगा, ताकि लैंड, लिकर और पेट्रोलियम जैसे जो कि मेजर टैक्सेशन प्रोडक्ट है इनडायरेक्ट, उसका फायदा स्टेट गवर्नमेंट्स के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हो। ठीक है। अभी तक क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स वो पैसा तो ले रही हैं, मगर वो डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कम नहीं हो रहे हैं। अब आप एक एग्जांपल देखिए, पंजाब का एग्जांपल, पंजाब का रेवेन्यू डेफिसिट है करीबन 33% से 34%, ठीक है, और उनके ऊपर डेट है करीबन 1.5 लाख करोड़ का, जो कि इंडियन स्टेट में हाईएस्ट है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि हमने कभी भी वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। हमने सोचा कि एग्रीकल्चर चल रहा है, एग्रीकल्चर चलता रहेगा। समय समाप्त हो रहा है। पल्लव जी, गिरिराज गर्ग जी, देशबंधु दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल इन तमाम बड़ी बातों में होना ये है कि कैसे आम आदमी का जीवन सरल हो, और वो सरल होने का नाम नहीं ले रहा है, वो दरअसल दिन बर दिन जटिल होता जा रहा है। उसके सरल होने की प्रक्रिया शायद अभी दूर है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए।